Namaskar. This is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, today we are going to study a very significant lesson, how free is the press. So, it's of course a very important lesson not only for the students but even for the common people also, because as you all know, the freedom of press is quintessential, it's essential for the survival of democracy. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक अति महत्वपूर्ण पाठ है। अति महत्वपूर्ण पाठ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको मालूम है कि प्रजातंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी अति महत्वपूर्ण है। बगैर प्रेस की आज़ादी का प्रजातंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप सबको ये भी मालूम है कि प्रेस को हम लोग प्रजातंत्र की चौथा या चौथी प्रहरी के रूप में जानते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं। तो प्रेस की आज़ादी प्रजातंत्र के सर्वाइवल के लिए, एक सफल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। उसी के निटी-ग्रिटी पर, उसी के सूक्ष्मता पर, प्रेस की आज़ादी पर और प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम बातों को हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us begin the first part of the chapter. So, how free is the press? It has been written by the British author Dorothy L. Sayers, and it is very much the part of your Rain Book Part 2, and the number of the lesson is 8th. So, one thing also I would like to say that please have a notebook and a pen, and thereafter we shall begin the lesson. So, let us see the first part of the chapter. So, here we shall have a brief discussion about the author itself. So, the name of the author is Dorothy Lee Sayers. So, Dorothy Lee Sayers, she was born in 1893 and died in 1957. So, she was an essayist. वह एक निबंधकार थी, प्लेराइट, एक नाटककार भी थी, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, कवि भी थी और जासूसी उपन्यास की लेखिका भी थी. सो यू कैन से दैट शी वाज अ वर्सेटाइल राइटर, अ वर्सेटाइल जीनियस. वाज एजुकेटेड एट सोमरविले कॉलेज. उन्होंने अपनी शिक्षा सोमरविले कॉलेज में ग्रहण की जो ऑक्सफोर्ड में है. 1915, Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन कुछ एक महिलाओं में से वह एक थी जो उस ज़माने में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस. उनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें से एक है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, Lord Peter Views the Body, Nine Tellers, Gaudy Night. So, this is what we studied about the author Lee Sayers. So, now let us see the other part, the introductory part of the author itself. The next one. Yeah. So, she has edited great short stories of detection and published a competent verse translation Inferno in the essay How Free is the Press. इस essay में, इस निबंध में How Free is the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the press. तो इस How Free is the Press, प्रेस कितना आज़ाद है, इस हिस्से में ये प्रेस की आज़ादी पर विस्तृत तरीके से बात करती है. वो एक मिस रिपोर्टिंग के बारे में भी हमें सतर्क करती हैं, हमें आगाह करती हैं और ये बताना चाहती हैं कि मिस रिपोर्टिंग किस तरह से मिसलीडिंग होता है, किस तरह से लोगों को गुमराह करता है. सो फ्रॉम हियर द इन फैक्ट essay begins that without a free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted. लेखिका इस बात से शुरू करती है कि विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल. बगैर फ्री प्रेस के, बगैर प्रेस की आज़ादी के
लोग भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। दैट कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। और ये वो बात है जिसे हर कोई अनदेखा करता है, टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे आप उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, आप अनदेखा करते हैं। तो लेखिका इस बात से शुरू करती है कि दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, बगैर फ्री प्रेस का, बगैर प्रेस की आज़ादी का स्वतंत्रता भी नहीं रह सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात या विडंबना यह है कि जो भी आज़ाद लोग हैं, जो भी स्वतंत्र लोग हैं, वे इस बात को बड़े ही आसानी से लेते हैं, हल्के में लेते हैं या इसको नज़रअंदाज करते हैं। वी नीड नॉट डिस्कस इट, आवश्यकता नहीं हम इसको डिस्कस करें। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वार। और नहीं तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेस पर जो नियंत्रण होता है, खासकर युद्ध के समय में, एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड। खास समय में, खासकर लेखिका कहती हैं कि युद्ध के समय में तमाम आज़ादियों पर बंदिश लगाई जाती है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। लेकिन जो स्वतंत्र लोग हैं, जो लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र लोग हैं, उनको इस बात पर नज़र रखनी चाहिए, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस युद्ध के बाद प्रेस की आज़ादी पूरी तरह से लागू हो, पूरी तरह से स्थापित की जाए। इन द मीन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज। इसी बीच यह एक बहुत ही आनंददायक बात है, यह हृदयग्राही बात है, इस बात पर विचार करना, व्हाट दैट फ्रीडम इज, वो आज़ादी आखिर है क्या, एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिजायरेबल, और किस हद तक वह डिजायरेबल है, हमें उसकी इच्छा करनी चाहिए। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, ये ऐसा भी हो सकता है कि आज़ादी पूरी तरह से हो ही नहीं, और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टायरनीज, या इवन अ मेयर फ्रीडम टू टायरनीज, या आज़ादी की जगह आतंक हो जाए, अत्याचार हो जाए, अराजकता हो जाए। फॉर tyranny इज इन फैक्ट द अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन। और ये आतंक, अराजकता, ये जो है, जब पूरी आज़ादी, समग्र समाज की आज़ादी एक आदमी के हाथ में आ जाती है, तो वह, उसे आप अराजकता कह सकते हैं, उसे आप tyranny कह सकते हैं। और वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड, या एक दल जो अपनी बात पूरी संसार पर थोपे, पूरी संसार पर थोपे। सो दिस इज हाउ द ऑथर, डियर स्टूडेंट्स, शी हैज tried to make us understand that how important is the freedom of press। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी तक तो ये ज़रूर समझ गए होंगे कि लेखिका हमें बहुत बातों के लिए आगाह भी करती हैं। वे हमें समझाना चाहती हैं कि एक सफल लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। वह हमें वार के वक्त की आज़ादी के बारे में भी अवगत कराती हैं, और वो कहती हैं कि वार का वक्त चूँकि एक ख़ास समय होता है, उस वक्त प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण होता है, लेकिन वार ख़त्म होने के बाद जो आज़ाद लोग हैं, जो सजग नागरिक हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रेस की आज़ादी पूर्णतः, पूर्ण रूपेण पुनः स्थापित हो। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम प्रेस की आज़ादी के बारे में बात करते हैं, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense। तो हम बड़े ही तकनीकी और नियंत्रित ढंग से उस आज़ादी के बारे में बात करते हैं, जैसे नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप। आज़ादी चाहिए, प्रेस की आज़ादी कैसे चाहिए, तो कोई उसको दिशा निर्देश नहीं दे, कोई निर्देशित न करे या उस पर नियंत्रण न करे बाय द गवर्नमेंट, खासकर सरकार के द्वारा। In this respect, the British press is under ordinary conditions singularly free। लेखिका हमें ये कहती है कि इस संदर्भ में जो ब्रिटिश प्रेस है, जो इंग्लैंड का प्रेस है, वह आम तौर पर बिल्कुल आज़ाद है, मुक्त है। कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंटल कंट्रोल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन द प्रेस इन इंग्लैंड। तात्पर्य ये कि इंग्लैंड में आम तौर पर गवर्नमेंट का कंट्रोल प्रेस पर नहीं है। सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द
It can attack the policy and the political character of ministers. वहाँ प्रेस इस हद तक आज़ाद है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो राजनीति का चरित्र है, या जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उन पर, उनकी नीतियों पर वह प्रहार करती है. इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी. यहाँ तक कि जो कूटनीतिक है, विदेशी कूटनीति, उसमें भी इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है. कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कंडक्ट कैंपेन टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर सरकार संविधान में फेरबदल करने की हिमाकत करती है, कोशिश करती है, उस पर भी प्रेस प्रहार करती है. इंसाइट सिटीजन्स. लोगों को भड़काती भी है. इंसाइट का मतलब प्रवोक करना, भड़काना. तो डिस्कंटेंट एंड रिवेलियन. यहाँ तक कि लोगों को उकसाती है असंतोष व्यक्त करने के लिए, विद्रोह करने के लिए. एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फोमेंट ग्रीवेंसेस. यहाँ तक कि जो मिनिस्टर लोग या सरकार में बैठे लोग जो घोटाले करते हैं, स्कैंडल्स करते हैं, या जो सरकार को, देश को नुकसान पहुँचाते हैं, एंड जनरली हैरी द बिलीवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी. तो इस तरह से सरकार के विभिन्न उपादानों पर, यहाँ तक कि मंत्री, उनके द्वारा किए गए कार्य, सरकारी कर्मचारी, सब पर प्रेस मुक्त रूप से प्रहार करती है. वह पूरी तरह से आज़ाद है, उसकी आलोचना करती है, जनता को उकसाती है विद्रोह करने के लिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए. सो अप टू दिस यू कैन से, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस in England, as far as the governmental matters are concerned, it's very much free, and it's very much in the interest of democracy of England. Let us see the next part of the lesson. On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. On occasion, खास अवसर पर, it can become a weapon to coerce the government. यहाँ तक कि वो सरकार को coerce करती है, सरकार पर दबाव बनाती है. टू कन्फॉर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल. ताकि लोगों की क्या राय है आप सबको अच्छी तरह मालूम है. राय शुमारी जो है, या जिसे आप कंसेंसस कहते हैं, तो प्रजातंत्र में कंसेंसस की बड़ी अहमियत है. सरकार जनता के राय से चलती है. यू मस्ट हैव read, my dear students, in your political science book, that democracy is a government of the people, for the people and by the people. Abraham Lincoln had said so. तो ये एक बड़ा ही इस्टेब्लिश्ड डेफिनीशन है डेमोक्रेसी का, कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए. नो, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन. सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रेस सरकार पर दबाव बनाती है कि जनता की राय को दरकिनार न किया जाए, जनता की राय को समझा जाए, जनता की राय को नीति निर्धारण करते वक्त ख्याल में रखा जाए. सो फार दिस इज ऑल टू गुड. और यहाँ तक ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी है. Occasionally, this freedom may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policy. लेकिन कभी कभार इस प्रकार की आज़ादी may produce disaster, और त्रासदी ला सकती है, बहुत बुरे प्रभाव हो सकते हैं, inconsistencies हो सकती है in public policy, जन नीतियों में, और tend to hamper the swift execution of emergency measures. ये जो है प्रजातंत्र की एक कमी में इस बात को शुमार किया जाता है कि पॉलिसी मेकिंग, या जो सरकार जो नीति निर्धारित करती है या जो निर्णय लेने की स्थिति है, उसमें अक्सर देर होती है. यह स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब सरकार जनता की सुनेगी, जनता की बातों को ख्याल में रखेगी, तो लोकतंत्र में खास करके नीति निर्धारण में वक्त लगता ही है. बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आम तौर पर, जैसे कि लेखा कहती हैं, इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज यू अंडरस्टैंड इट, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल. तो लेखा लेकिन इस बात को बिल्कुल साफ साफ तरीके से कह देना चाहती हैं. वो ये कहना चाहती हैं, इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, जैसा कि हम सब समझते हैं, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल. बच्चों, आप लोग भी समझते होंगे नहीं, कि आफ्टर ऑल, क्योंकि आप सब भी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में पढ़ते हैं, ये बात तो मालूम है कि सरकार जनता के लिए होती है, न कि जनता सरकार के लिए होती है. वैसे संबंध तो अन्योन्याश्रय है, इंटरडिपेंडेंट है, बट आफ्टर दिस
even after this, in fact, people are the supreme authority in a democracy. लोग, आम जन, उसका स्थान सर्वोच्च होता है प्रजातंत्र में. तो इस बात को भी नज़र में रखते हुए लेखिका कहती हैं इट्स क्वाइट गुड, यह काफ़ी अच्छा है. See the next one. The press as a whole, and in this technical and restricted sense, press as a whole, अगर आप इसको समग्रता में देखें, and in this technical and restricted sense, इस तकनीकी और नियंत्रित रूप से देखें, is thus pretty free in a peaceful Britain. तो आप कह सकते हैं कि जब शांत ब्रिटेन में, कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटेन में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है. असामान्य स्थिति कहने का मेरा मतलब ये है कोई वार की स्थिति नहीं है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है. तो इन असामान्य स्थितियों को छोड़कर जब पूरी तरह से शांति है ब्रिटेन में, तो आप कह सकते हैं कि प्रेस वहाँ पूरी तरह से आज़ाद है. There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself. ऐसी कोई राजनीतिक विचार नहीं, धारणा नहीं जिसको एक्सप्रेस करने में, अभिव्यक्त करने में कठिनाई हो. So here also, dear students, the author has made it amply clear that in fact in an extraordinary situation, no, when we talk about the extraordinary situation, जब हम असाधारण स्थिति की बात करते हैं, when we talk about crisis, no, then of course the freedom of press is curtailed, then of course the freedom of press is controlled. At the same time, the author says that in a normal situation, in a peaceful situation, particularly in England, the freedom of press is very much there. एक सामान्य परिस्थिति में प्रेस की आज़ादी पूरी तरह से इंग्लैंड में कायम है. So this is what we have studied up to this. Let us see the next part of the story. But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoy the larger liberty of being a form of public opinion, we are gravely mistaken. But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoy, no, लेखिका ये कहना चाहती हैं कि प्रेस का कोई खास अंग अगर बृहत्तर आज़ादी में है, तो यह एक प्रकार की गलती होगी हमारी. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. Every newspaper is shackled to its own set of overlords. हर अखबार पर, हर समाचार पत्र पर, या यूँ कहें कि हर समाचार पत्र किसी न किसी तरह से नियंत्रणों में जकड़ा हुआ है. On set of overlords, and in its turn, like the unmerciful servant, उसके एक लॉर्ड है, मतलब उसके एक मालिक, और उसके बदले like the unmerciful servant. Merciful बच्चों का मतलब है दयावान, no, someone who has kindness. If you call somebody merciful, generally we call God as merciful. ईश्वर दयावान है. So and here it is unmerciful, जो बिल्कुल निर्दयी है, जिसमें दया का भाव नहीं है. Exercise a powerful bondage upon its readers and on the public generally. क्योंकि हर अखबार, यहाँ लेखिका हमें इस बात को बताती है कि हर अखबार पर किसी न किसी का नियंत्रण होता है. ऑन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स, उस पर वो भी एक लॉर्डशिप के अंदर होता है. तो इस तरह से जो परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो वह परेशानियाँ आम जन के लिए उत्पन्न होती हैं, वह परेशानियाँ आम नागरिक के लिए होती है, आम पाठक के लिए होती हैं. सो हियर इन फैक्ट द ऑथर, because in the earlier parts of this essay, what we have studied, the author talks about the freedom of press. लेखिका प्रेस की आज़ादी के बारे में बात करती हैं. She also presents an example in instance of Britain or England, where she says that almost there is peace. In the peaceful situations, no, there is freedom of press in England. But at the same time, she also gives us certain examples that in a period of crisis, in an extraordinary situation, particularly during the war, the freedom of press is curtailed. वे हमें ये भी बताती हैं कि युद्ध के दौरान या किसी असाधारण परिस्थिति में प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी है. लेकिन उसके साथ साथ
अगले हिस्से में लेखिका हमें ये भी बताती हैं कि इन फैक्ट इफ़ यू कंसीडर, इफ़ यू थिंक दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस enjoys more freedom then of course you are mistaken। वो हमें ये कहती हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक ख़ास हिस्से को पूरी तरह से आज़ादी है तो आप एक भूल कर रहे हैं, आप चूक रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेस है इसका एक ओवरलॉर्ड होता है, और वो ओवरलॉर्ड या यूँ कहें कि उसके मालिक होते हैं, और उनके ऊपर मालिक दबाव बनाते हैं। और अंतगत्वा भुगतता कौन है, सफ़र कौन करता है, तो जो जनरल रीडर है, जो आम पाठक है, जो आम जनता है, वो सफ़र करता है, वो इसे भुगतता है। सो दिस इज हाउ in this part of the story the author has not only explained about the freedom of press in England, but at the same time she also gives a glimpse of the authority which controls press. So here what we got, that the press is not completely free. If you think so, you are mistaken. Let us see the next part of the story. Indeed, सच में, हकीकत में, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. लेखिका हमें कहती हैं कि we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. यह ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है। कहने का ये मतलब कि यह प्रेस अपने आप इस तरह का सेंसरशिप, इस तरह का नियंत्रण नहीं डालती है, नहीं रखती है। बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय प्रेस विच एग्जिस्ट्स not so much to express opinion as to manufacture it, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it. यहाँ लेखिका हमें यह कहती हैं कि कुछ खास बातें जिसको प्रेस मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसको वो खुद गढ़ती हैं, जिसको वो खुद बनाती हैं, खुद बुनती हैं। सो दिस पार्ट नो इज ऑफ कोर्स नॉट द हार्टी पार्ट, नो, not the rosy picture of the press, that when the press begins manufacturing a storage instead of showing the reality, then of course it's dangerous to the functioning of democracy. तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखिका हमें यहाँ ये कहना चाहती हैं कि यह बात खतरनाक हो जाती है कि जब प्रेस समाचार को मैन्युफैक्चर करता है, उसका निर्माण खुद अपने आप करता है, उसको खुद बनाता है, न कि हकीकत को दर्शाता है। इन फैक्ट नो द चीफ फंक्शनिंग ऑफ द प्रेस इट रिफ्लेक्ट नो इट टू शो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, नो। सो इट वर्क्स लाइक अ मिरर। यह एक आईने की तरह काम करती है। इसका काम आईने भर तक का ही है। अगर वो ऐसा नहीं करती और मैन्युफैक्चर करती है, समाचार का निर्माण करती है, तो यह बात उचित नहीं है, यह बात ठीक नहीं है प्रजातंत्र की सेहत के लिए। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, जो संपादकीय नीति होती है, नहीं, आप सबको मालूम होगा, हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, हिंदी में देखिएगा तो लिखा मिलेगा संपादकीय, इंग्लिश में एडिटोरियल लिखा होता है। तो उसकी एक पॉलिसी होती है, एंड दैट इज सेड टू बी द क्रक्स ऑफ द न्यूज़पेपर, टू बी द कर्नल पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। वो एक अखबार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। दो अहम कारक हैं, दो अहम घटक हैं, फैक्टर्स नो, जो संपादकीय नीति को नियंत्रित करती हैं। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। ध्यान से सुने इस बात को। लेखिका हमें ये बता रही हैं कि जो एडिटोरियल पॉलिसी है वह नियंत्रित होती है दो प्रमुख घटकों से, या आप यूँ कहें दो प्रमुख घटक हैं जो संपादक या संपादकीय नीति को नियंत्रित करती हैं। पहला, लेखिका हमें कह रही हैं द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। जो विज्ञापन करता है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका हित क्या है। तो पहला फैक्टर विज्ञापनकर्ता का
हित है, फ्रॉम whom it gets the money, जहाँ से इसे पैसा मिलता है, which enables it to keep up its large circulation, और उसकी बदौलत वो अपना सर्कुलेशन बढ़ाता है. तो here it's quite significant, dear students, to understand that the chief source of income, no, of a newspaper, it comes from advertisements. एक अखबार का या एक अखबार के का मुख्य स्रोत आय का विज्ञापन होता है. No widely circulated newspaper dare support a public policy. अगर जिसका कोई बड़ा सर्कुलेशन नहीं है, जिसके बहुत ज़्यादा पाठक नहीं हैं, तो पब्लिक पॉलिसी को भला सपोर्ट करेगा भी तो कैसे करेगा. However, much in the national interest, लेकिन ये बात सच है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में बात कर सकता है, राष्ट्रीय हित में बात कर सकता है. That might conflict with the vested interest of advertisers. ऐसा भी होता है कि अगर वो ऐसा करता है तो जो एक एडवर्टाइजर या जो विज्ञापन करता है उनका जो इंटरेस्ट है और जो राष्ट्रीय हित है, कभी कभी इस दोनों में टकराव भी हो जाते हैं. So therefore, in this part of the story, dear students, what the author is telling us, she is telling, in fact, one very important thing, that the survival of a newspaper, it depends very much upon the income which comes from the advertisers. जो विज्ञापन देने वाले लोग होते हैं, तो अखबार का, किसी भी समाचार पत्र का मुख्य आय विज्ञापन से आता है, यह एक बात है. लेकिन एट द सेम टाइम, इन फैक्ट, द डेंजर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो लूम्स लार्जर हियर. नियंत्रण का एक खतरा यहाँ से भी होता है. लेखिका हमें बताती हैं, हमें कहती हैं कि चूँकि कभी कभार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजर का जो इंटरेस्ट है वह राष्ट्रीय हित से टकराता है. हियर इट बिकम क्वाइट क्रूशियल फॉर द न्यूज़ पेपर. नो, इनफैक्ट ये इट बिकम्स अ टेस्टिंग पीरियड फॉर अ न्यूज़ पेपर. ये एक परीक्षा की घड़ी होती है समाचार पत्र के लिए, प्रेस के लिए, कि वह किसके इंटरेस्ट के साथ जाए. अगर वह एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के साथ जाती है तो एडवर्टाइजर नाराज़ हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे नहीं, पैसे आएंगे नहीं, अखबार चलेगा नहीं. अगर राष्ट्रीय हित के साथ जाते हैं तो वो फिर एडवर्टाइजर के हित के खिलाफ होता है. तो हियर इन फैक्ट दिस नो trivial situation, here most of the newspapers, they are in dilemma, in fact, and this is also the fact, this is also very much realistic, that most of the time, most of the newspapers, they go with the sentiments of advertisers, not with the sentiments of nation, not with the interest of the nation. So here also what you find, it is also, you can say, it's not the fair part played by the press. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रेस के द्वारा जो इस ढंग का काम किया जाता है वह उत्तम नहीं है, वह अच्छा नहीं है, उसे हमेशा राष्ट्रीय हित की सोचना चाहिए. Let us see the next part of the story. Thus, any proposal to control the marketing of branded goods, as for example of margarine 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds by the papers that carry the branded advertising. So here, in fact, the author is giving you a clear-cut example of margarine, no? And she dates it, no, in 1939. तो मेरे प्यारे बच्चों, 1939 का एक विज्ञापन के बारे में लेखिका हमें अवगत कराती हैं कि किस तरह से हाइजीन के ग्राउंड पर स्वास्थ्य को सामने ला करके किस तरह से प्रेस एडवर्टाइजिंग कंपनियों का फेवर करती हैं या एक का नुकसान करती हैं, एक के खिलाफ जाती हैं. या सो दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट, सो आफ्टर ऑल यू कैन से, आप कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रेस. वह प्रेस के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, विज्ञापन से ही अखबार चलती हैं. द नेक्स्ट वन, on the other hand, any product that refuses to pay the high advertising rates of a powerful national organ will be again, on the highest moral and hygienic grounds, denounced. On the other hand, any product that refuses to pay the high advertising rates of a powerful national organ will be denounced. लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसकी वर्तना की जाएगी, smashed and driven off the market.
उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और मार्केट से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। येट यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी प्रोडक्ट दैट डिसएसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रिंग। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल। लेखिका हमें कहती हैं कि ये सारी बातें समझने योग्य है, लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिंस अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी, आप ऐसा सोचें कि अगर कोई अखबार जिसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके बहुत अधिक पाठक हैं, और वो अगर बैंक्रप्ट हो जाता है, वो अगर बिल्कुल दिवालिया हो जाता है, नो, सो इट विल बी रियली वेरी बैड फॉर द प्रेस, इजंट इट? आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इतना बड़ा सर्कुलेशन वाला अखबार अगर दिवालिया हो जाता है तो ये बहुत बुरा होगा प्रेस के लिए, अच्छा नहीं होगा। तो देयरफॉर इट डिपेंड्स अपॉन द मनी व्हिच comes from advertisement. The next one, please. Yeah, so here in fact we have somehow the summary, in bullet points. You can understand this also, you can discuss it also. Every newspaper lives in a perpetual precarious balance. हर अखबार को एक बड़ा ही अजीब किस्म का संतुलन बनाना पड़ता है। परपैचुअल प्रिकैरियस बैलेंस, हमेशा सतत उसे इसी संघर्ष में उसका वक्त बीतता है। वह बैलेंस किस तरह का हो? बैलेंस मेरे प्यारे बच्चों, वह संतुलन आप सब समझ गए होंगे। एक तरफ अखबार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, दूसरी तरफ उसका सर्वाइवल है, उसका जीना है। दोनों बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। वो अपने सेल्स को बढ़ा सकता है, एडवर्टाइजिंग रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए, विज्ञापन के दर को जस्टिफाई करने के लिए। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, और सेल्स को बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेल्स को बढ़ाने के लिए जो बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट है, नहीं, उत्पादन में जितना लगता है उससे भी कम कीमत पर उसे बेचना पड़ता है। बट इफ़ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर। लेकिन अगर विज्ञापन से जो आमदनी आती है उससे जितना अखबार चल सकता है, बिक सकता है, अगर उससे ज़्यादा वो बेचने की कोशिश करता है, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर, वह वित्तीय त्रासदी का शिकार होता है। कंसिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन, इस फलस्वरूप इस तरह से आप कह सकते हैं, द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन, जितना शक्तिशाली, जितना उसका बड़ा सर्कुलेशन होगा, जितना बृहत होगा, द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सब्जर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इसके साथ साथ उसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो निहित स्वार्थ है, उसे भी साधना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैड टू स्टडी अप टू दिस इन दिस essay. It's quite eye-opening, it's quite significant, and it's also very much informative that we came to know about the nitty-gritty of the press, how it functions, how it works, how much important it is for the freedom, for the functioning of a successful democracy. At the same time, how many constraints it faces. तो प्रेस की आज़ादी कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है एक लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए, एक लोकतंत्र को बिल्कुल स्वस्थ रूप में रहने के लिए। उसके साथ साथ प्रेस किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो प्रेस मुख्य रूप से विज्ञापन से आए हुए आय पर निर्भर करता है, और इस विज्ञापन और प्रेस की आज़ादी दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। इट शुडंट बी लॉपसाइडेड और वन साइडेड, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। बट इट्स क्वाइट ईजी टू से दिस, बट टू डिफिकल्ट टू मेंटेन इट. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अप टू दिस. वी शैल मीट अगेन in the next class with the remaining part of the lesson. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.